हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 12 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिए। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, आने वाली एग्जाम में यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। 12 जून का पहला करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 का ये इंडेक्स है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली पीस को मापा जाता है, शांति को मापा जाता है अलग अलग 23 इंडिकेटर्स के आधार पर। अब ये इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? तो ये देखा जाता है कि किस देश में आतंकवादी गतिविधियां सबसे कम हैं, गुड गवर्नेंस से लोग कितने ज्यादा खुश हैं, है ना, कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा आंतरिक हिंसा की स्थिति तो नहीं है। ऐसे अलग अलग 23 इंडिकेटर्स होते हैं और इनके आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स को मापा जाता है। 2026 का जो इंडेक्स आया ना, इसमें इंडिया को 127 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2025 में जब इंडेक्स आया था तो इंडिया को 115वीं रैंक पर रखा गया था। लास्ट ईयर 115 रैंक थी इंडिया की और इस बार हमारी रैंक हो गई है 127। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की एक संस्था है। ये इस इंडेक्स को हर साल जारी करती है। तो इंडिया की रैंक 2026 में पूछी जाएगी तो 127, और 2025 में लास्ट ईयर हमारी 115 रैंक थी। तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी रैंक की गिरावट हुई है इंडेक्स में इंडिया को लेकर। तो 12 रैंक की गिरावट हुई है इंडिया की रैंक में ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इस इंडेक्स में टोटल 163 कंट्रीज को रैंक किया गया है और पहले नंबर पर है आइसलैंड। आपको पता है 2008 से लगातार आइसलैंड इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। और सबसे लास्ट रैंक पर 163 रैंक पर रखा गया है रशिया को, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध का टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में रशिया 163 रैंक पर है इस इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये। अब आइसलैंड पहले नंबर पर, सेकंड पर है न्यूजीलैंड और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। इंडिया की नेबर कंट्रीज की भी रैंक पूछी जाती है, स्पेशली एसएससी में। तो अगर इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक की बात करें तो भूटान 16वीं रैंक पर है, श्रीलंका 67th रैंक पर, नेपाल 111 रैंक पर है, बांग्लादेश 117 रैंक पर है, इंडिया 127 हो गया, चाइना 118 रैंक पर, म्यांमार 151 रैंक, पाकिस्तान 152 रैंक और अफगानिस्तान 157 रैंक पर रखा गया है। जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक ऑस्ट्रेलिया का एनजीओ। ये हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है और 2007 से लगातार ये इंडेक्स को जारी कर रहा है। 23 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को निकाला जाता है। चर्चा में रही जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हो गया है। यह टनल भारत के किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? तो एक माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया है, जोजिला टनल। इसके ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हो गया। ये जो टनल है ना, नेशनल हाईवे 1 पर कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करने वाली है। अच्छा, ब्रेक थ्रू समझते हैं। एक पर्टिकुलर हिमालय रेंज में दो पहाड़ों के बीच में दो पहाड़ों को खोद कर, नॉर्मली दोनों तरफ के हिस्से जब दोनों तरफ से खोदा जाता है तो जहां पर आकर वो दोनों हिस्से मिलते हैं, इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू। तो जोजिला टनल या ये इसके ब्रेक थ्रू का कार्य हाल ही में कंप्लीट हुआ है जून 2026 में। इस प्रक्रिया में सुरंग के बीच का आखिरी हिस्सा काटकर दोनों तरफ के टनल के जो मुंह होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच साल भर रोड कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिल जाएगी। और पहले इस रूट पर जो 90 मिनट, 1.5 घंटे का जो टाइम लगता था ट्रेवल करने में, वो टाइम घट के ओनली 15 मिनट रह जाएगा। फिलहाल परियोजना का 85% काम कंप्लीट हो गया है। यह टनल फरवरी 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसे रन किया जाना शुरू किया जा पाएगा।
ठीक है, तो 2028 में इसके शुरू होने की संभावना है। तो जोजिला टनल की यहां पर बात कर रहे हैं, श्रीनगर लेह हाईवे पर, नेशनल हाईवे 1 पर यह देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से कनेक्ट करेगी। ओके, NH1 पर जो श्रीनगर लेह हाईवे, तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से लद्दाख के द्रास को कनेक्ट करेगी। और इस टनल के बिना जो पहले 90 मिनट का टाइम लगता था वो अब घटकर 15 मिनट का हो जाएगा। यह टनल आपको पता है कितनी ऊंचाई पर है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर है, अगर समुद्र तल से देखा जाए तो। कितना? अगर फीट में देखिए 11,578 फीट, और मीटर में देखिए तो 3,578 मीटर की 3,528 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाय डायरेक्शनल रोल टनल है। मतलब पूरा एक ट्यूब बनाया गया है टनल का, और एक ही ट्यूब में से आने जाने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। तो सिंगल ट्यूब है पर बाय डायरेक्टरल रोड टनल है। लेंथ कितनी है, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इवन ये। 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसकी लेंथ है। 13.1 किलोमीटर लेंथ वाली ये टनल है जो कि बनाई जा रही है NH1 पर। दो संस्थाएं मिलकर एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और नोडल एजेंसी की बात करें तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे हमको टनल के बारे में ही पूछा जाएगा तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारती राजा का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारती राजा ये बहुत ही फेमस तमिल फिल्म डायरेक्टर है ना, तो सिनेमा और फिल्म डायरेक्टर के क्षेत्र से संबंधित है भारती राजा। हाल ही में इनका निधन हो गया है 85 ईयर की एज में, तमिलनाडु के चेन्नई में। इनका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था 1941 में। तमिल सिनेमा में काफी ज्यादा योगदान इनका माना जाता है। नॉर्मली जो सोशल सब्जेक्ट होते हैं, जो विलेज लाइफ होती है, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली सिनेमा बनाया है। तमिलनाडु में काफी फेमस डायरेक्टर हैं ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फेमस तमिल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक्टर भारती राजा, ठीक है। तो तमिल के अलावा तेलुगु, हिंदी सिनेमा में भी 40 से ज्यादा मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है। पद्मश्री सिनेमा के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कब दिया गया था पद्मश्री? तो 2004 में दिया गया था। 6 नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको दिए जा चुके हैं और 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इनको दिए जा चुके हैं। वैसे पद्मश्री इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है, तो 2004 में इनको दिया गया था सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2024 और 2025 के लिए एकेडमिक पुरस्कार दिए गए हैं 108 लोगों को। अब देखिए यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऑल ओवर 2024 और 2025 दोनों सालों के कलाकारों को अवार्ड दिया गया है। इसमें एक तो अकादमिक रत्न फेलोशिप अनाउंस की गई, एक अकादमी पुरस्कार अनाउंस किया गया, इसी की हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, जो कि 108 लोगों को दिया गया, और एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि इस संस्था के द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। तो इस साल जो 108 कलाकारों को जो अवार्ड दिया गया वो है अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के द्वारा। तीनों कैटेगरीज देख लें, ठीक है। देखो सबसे पहले बात आती है अकादमिक रत्न फेलोशिप। ये फेलोशिप है, 7 लोगों को ये दिया गया है, ठीक है ना। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। किसका? संगीत नाटक अकादमी का। 2024 और 2025 के लिए ये 7 कलाकारों को इस साल दिया गया फेलोशिप पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हर साल नॉर्मली ये 40 अधिकतम 40 व्यक्ति को ही दी जाती है, तो इस बार 7 लोगों को दी गई 2024 और 25 का मिलाकर।
फिर आता है एकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ये एकेडमी पुरस्कार है जो हमारा क्वेश्चन था, ये 108 कलाकारों को दिया गया 2024 और 2025 के लिए। ठीक है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, इन सभी क्षेत्रों में कलाकारों को दिया जाता है। अब देखिए एक का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन संख्या याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की बात करें तो ये 106 कलाकारों को इस साल दिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अवार्ड है ना, नए टैलेंट को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। जिनकी एज 40 वर्ष से कम है ना, ऐसे युवा कलाकारों को दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये इस बार 106 लोगों को दिया गया, या 106 कलाकारों को दिया गया। देता कौन है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, संगीत नाटक अकादमी के हैं। ये जो संस्था है भारत की एक राष्ट्रीय नेशनल एकेडमी है, जो कि डांस, थिएटर, संगीत है ना, म्यूजिक, इनके क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को हर साल सम्मानित करती है। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 1953 में की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। तो बेसिकली 3 क्षेत्रों में अलग अलग कलाकारों को यह अवार्ड दिए गए। याद रखना, यह पूछा जाएगा। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी। अब देखिए प्राइज मनी कितनी है, तो पहले तो अकादमी रत्न फेलोशिप 3 लाख रुपए दिए जाते। अकादमी पुरस्कार जो कि 108 लोगों को दिया गया, 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है और सर्टिफिकेट दिए जाते। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाती। राशि कम है पर ठीक है, नए कलाकारों के लिए यह दिया जाता है। ऑफर ऑफ द डे में आप 100 आवर जीएस ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहां पर कवर करवाए गए हैं। तो काफी स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि सर जीएस में स्कोर करने में काफी प्रॉब्लम आता है क्योंकि अनलिमिटेड जीएस है। तो आप 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहां से आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में पूरा जीएस खत्म किया गया है और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। यहां से आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है आपके लिए, अगर कोई भी आपका डाउट हो तो इस पर आप कॉल कर लेना। आगे आइए, आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग 2026 में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है। आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग, आईसीसी की रैंकिंग है 2026 की। इसमें वो टीम जो कि पहले स्थान पर रही, यह है इंडिया। कौन है पहले स्थान पर, इंडिया। ठीक है, तो आईसीसी द्वारा जारी वनडे टीम रैंकिंग में इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम ने अपनी नंबर 1 रैंकिंग को बरकरार रखा है। पिछले साल भी इंडिया ही नंबर 1 था और इस बार भी इंडिया ने अभी जो जून में रैंकिंग आई है इसमें अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा है। 118 रेटिंग पॉइंट इंडिया को मिले, सबसे ज्यादा है ये। सेकंड पर न्यूजीलैंड रहा वनडे क्रिकेट रैंकिंग में या वनडे टीम रैंकिंग में, और थर्ड पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया पहला, न्यूजीलैंड सेकंड, ऑस्ट्रेलिया 3, और अगर टॉप 5 में देख रहे हैं तो साउथ अफ्रीका चौथे पर और पाकिस्तान 5वीं सबसे बड़ी टीम है वनडे टीम रैंकिंग में। इंडिया की रैंक है सबसे पहली। तो ये आईसीसी की वनडे रैंकिंग है। आईसीसी आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को गवर्न करने वाली संस्था है। 1909 में यह संस्था बन गई थी। यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और जय शाह वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर है, चेयरमैन के पद पर है। भारत का पहला स्वदेशी एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक मान्य किया गया, इसका नाम क्या है। तो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सत्यापित किया गया है, यह इसका नाम है ट्रू नेट HR HPV प्लस, है ना। ये क्या है समझना, एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना महिलाओं में, उसके टेस्ट के लिए ये एक तकनीक है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ये स्वदेशी रूप से निर्मित ये स्क्रीनिंग टेस्ट है इंडिया का, मतलब हमने बनाया, हमारी कंपनियों ने बनाया है। इसका नाम है ट्रू नेट HR HPV प्लस। अभी हुआ यह है कि इससे सक्सेसफुली इसे वैलिडेट किया गया है, मतलब सत्यापित किया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है, जिसको WHO मान्यता देता है कि इस तरीके से होना चाहिए,
उस टेस्ट को, जो हमारा टेस्ट है ना, जो हमारे स्वदेशी स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको हमने उस लेवल पर टेस्ट किया और सत्यापित किया है कि ये इंटरनेशनल पैरामीटर को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जिन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे का पता लगाना होता है तो फिर उसके लिए ही ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसका नाम है ट्रूनेट HR HPV प्लस। ठीक है, तो इंडियन साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को विकसित किया है। हाल ही में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार इसे सक्सेसफुली वैलिडेट किया गया, मतलब सत्यापित किया गया है। टेस्ट गोवा बेस्ड मॉल बायो डायग्नोस्टिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, ये इंडिया की एक कंपनी है गोवा बेस्ड मॉल बायो, इसने डेवलप किया है, मॉल बायो डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो इसने डेवलप किया है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इसे डेवलप किया गया है और सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए यह बनाया गया है। एचपीवी क्या होता है? ह्यूमन पापीलोमा वायरस इसे कहा जाता है, मतलब शॉर्ट में एचपीवी, है ना। ये एक वायरस होता है एक प्रकार का, जो कि नॉर्मली अलग अलग होता है, जैसे HPV-16, HPV-18। और ये नॉर्मली क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर के सबसे बेसिक वायरस है जिनके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है ना। तो ये कारक है ये वायरस, तो इन्हीं को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जो इसकी अभी हमने बात की है। तो HR HPV प्लस कैसे काम करता है? ट्रूनेट HR HPV प्लस, तो ये PCR तकनीक पर आधारित टेस्ट है, नॉर्मली चेन रिएक्शन को समझने की कोशिश करता है और महिलाओं के सर्वाइकल जो सैंपल है उसमें हाई रिस्क HPV वायरस का पता लगाने के लिए इसे डेवलप किया गया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है ये, इसे इसके लिए सत्यापित भी किया जा चुका है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहलाता है। इंडिया में बहुत कॉमन है और महिलाओं के मतलब बहुत सारी डेथ, ऑलमोस्ट अगर देखें तो 50,000 से 1 लाख डेथ हर साल गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण इंडिया में देखने को मिलती है। इसीलिए वैसे तो शुरुआत की जो स्टेज होती है ना, उस पर डिटेक्ट कर पाना ये काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इसको अभी तक हम रोकने में असमर्थ हैं, पर धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है। ठीक है, भारत के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल के तहत शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बना है? पहली चीज तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। ओके, कोई नहीं, पहला आंसर देख लेते हैं फिर समझेंगे क्या है। पहले ये सुनो, भारत का इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल, ठीक है, के तहत शामिल होने वाला पहला शहर बना है कौन? तो ये बना है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ये होता क्या है? देखिए क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनली फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर वो डायरेक्ट जाते हैं ना तो उनको काफ़ी समय लगता है वहाँ पर इमिग्रेशन की प्रोसेस, चेक इन, बैगेजिंग, है ना, बैगेज में, इनमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खराब होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि अगर वो प्रोसेस उनके किसी लोकल एयरपोर्ट पर हो जाइए जहां पर भीड़ नहीं है, अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी भीड़ है, अगर ये उनके आसपास लोकल एयरपोर्ट पर हो जाए और जब वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएं फ्लाइट पकड़ने, तो डायरेक्ट वो देखें हाँ ये तो चेक हो चुका है सब कुछ उस एयरपोर्ट पर, तो इनको जाने दो, कितना अच्छा है। तो यही है जिसे कहा जाता है इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल। पहली बार भारत का पहला शहर बना है जिसने इसे लागू किया है, यह है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एयरपोर्ट पर ही चेक इन, बैगेजिंग, इमिग्रेशन, ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद दिल्ली जैसे जो हब एयरपोर्ट है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, वहां पर दोबारा प्रक्रिया की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा इमिग्रेशन प्रोसेस, और मतलब टाइम कम लगेगा। तो ये लोकल एयरपोर्ट पर ही निपटा लो, ताकि ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उन पर जो बोल सकते हैं दबाव है वो कम किया जा सके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ऐसा कौन सा शहर बना है या कौन सा एयरपोर्ट? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ठीक है, तो शहर पूछा इसने तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। तो पहल का उद्देश्य क्या है? टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के यात्रियों को जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, मतलब बहुत ही तुरंत प्रदान करना,
और ज्यादा इमीडिएट अगर उनको जाना है तो वो इस कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा ये लागू किया जा रहा है। एयर इंडिया इसकी लीड एयरलाइन है। तो ये समझ में आ गया आपको, इजी था ये, ठीक है। तो वाराणसी एक स्पोक सिटी बना है। यहां पर एयरपोर्ट की बात नहीं है, शहर में जहां भी ऐसी फैसिलिटी दी गई हो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पोक सिटी कौन हो गया? वाराणसी। और हब एयरपोर्ट कौन हो गया? दिल्ली और ऐसे एयरपोर्ट जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी अलग अलग देशों में। भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल एक्सचेंज की स्थापना के लिए कौन से नियम अधिसूचित किए गए हैं? तो इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल एक्सचेंज की स्थापना के लिए जो नए नियम अधिसूचित किए गए हैं वो कॉल एक्सचेंज रूल 2026 से। तो हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉल ने कॉल एक्सचेंज रूल 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिससे भारत में अब कॉल एक्सचेंज जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉल के लिए, उसे अब शुरू किया जा पाएगा, ठीक है। तो यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत संभव हुई है। ये एक्ट लास्ट ईयर आया था और इसी के तहत अब कॉल एक्सचेंज रूल 2026 को नोटिफाई कर दिया गया है, ताकि कॉल एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया जा सके। उद्देश्य क्या है? कॉल ट्रेडिंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना, कॉम्पिटिटिव बनाना, मार्केट बेस्ड बनाना, इस कॉल एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्थापित किए जाने का उद्देश्य है। तो इसके लिए कॉल एक्सचेंज रूल 2026 लाए गए हैं। तो कॉल एक्सचेंज समझ में आ गया, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स और जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सीधे कॉल की बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो नॉर्मली डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही कि कोयले की यहां पर जो रेट है वो फिक्स करने में, वो तय करने में मदद मिलेगी। तो ट्रांसपेरेंट और ज्यादा स्पीड में यह काम किया जा पाएगा। 25 ईयर रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है किसी भी कंपनी की। ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर पाएगी कॉल एक्सचेंज में। तो और 25 साल तक की वैलिडिटी रहेगी, फिर वापस रिन्यू करवाना पड़ेगा। कॉल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉल के अंतर्गत कार्य करती है और यही है जो कि कोयले की क्वालिटी, ग्रेडिंग, प्रोडक्शन, इन सभी को रेगुलेट भी करती है, ठीक है। यह संस्था 1916 में बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह डे हर साल मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को, ठीक है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यह डे हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार इसे सन 2000 में मान्यता दी गई थी। उद्देश्य क्या है? जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म करना, है ना, बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है उसको खत्म करना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सन 2000 में पहली बार इसे मनाया गया था, तब से हर साल 12 जून को यह डे मनाया जा रहा है। 2026 में रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। तो आंसर ले लिया है हमने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में भी घोषित किया था। तो एक इसे भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी जो है वो प्रतिबंधित करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं बच्चों को आर्टिकल 24 के तहत कि बंधुआ मजदूरी पूरी तरीके से प्रतिबंध है ना, प्रतिबंधित है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्वेश्चन हमारा ये था, 12 जून को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो आप सभी ने देखा है कि ईरान ने इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम है ऑपरेशन नस्र, ठीक है। तो ऑपरेशन नस्र इसको नाम दिया गया है, जो कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ चलाया है। मुद्दा क्या है? तो हुआ यह है कि इजराइल ने क्या किया था, अभी ईरान और लेबनान इन पर अटैक किया था।
अब लेबनान में हिजबुल्ला वगैरह जो हैं वो ईरान के ही समर्थक है और ईरान उनको समर्थन देता है। ऐसी कंडीशन में इजराइल के हिजबुल्ला या फिर लेबनान पर अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल ने ईरान पर भी अटैक किया था साथ साथ, दोनों देशों पर। तो इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन को अनाउंस किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नस्र। इसके तहत ईरान ने इजराइल के जो नेवातीम एयरबेस है, ये सुनना, नेवातीम एयरबेस कहां है? इजराइल, और इसके अलावा तेल नौफ एयरबेस, ये दोनों इजराइल के एयरबेस है। इन पर अटैक किया है ईरान ने, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किए काफी सारे। तो ऑपरेशन नस्र ईरान ने चलाया है इजराइल के खिलाफ। ऑपरेशन नस्र वैसे 1981 के रिवॉल्यूशन से प्रेरित है ईरान में। ईरान इराक वॉर के दौरान ईरान ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नस्र, और इसे ही रिपीट किया गया है। इस नाम का उपयोग ईरान ने अपने ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष को दर्शाने के लिए कि भैया हम पहले भी लड़ चुके हैं ऐसे युद्ध और एक बार फिर लड़ रहे हैं, इसीलिए ऑपरेशन नस्र ही एक बार फिर से इसने नाम दिया है। और इस चीज को भी दर्शाता है क्योंकि देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि ईरान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा था, मतलब प्रॉक्सी ग्रुप थे हिजबुल्ला जैसे, इनके माध्यम से ईरान युद्ध करता था। लेकिन पहली बार ईरान की मिलिट्री ने डायरेक्ट अटैक किया है किस पर? इजराइल पर, और इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट सैन्य अभियान को अनाउंस किया है। अटैक तो पहले भी किया है लेकिन सैन्य अभियान को अनाउंस किया है। तो ये ऑपरेशन नसर है, ईरान की नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन का संकेत इसे माना जा रहा है। तो ऑपरेशन नसर या नस्र, इसे ईरान ने चलाया है इजराइल के खिलाफ। ठीक है, तो यहां पर 12 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 किस संगठन के तहत आयोजित की जा रही है? तो इसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? प्रोजेक्ट गंगा। मेटा प्लेटफॉर्म और रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत में किस स्थान पर एआई डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात के जामनगर में। नासा द्वारा आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 सदस्यीय प्राइम क्रू की घोषणा की गई। यह मिशन किससे संबंधित है? तो यह लूनार मिशन है नासा का। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने जून 2026 में किस देश के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 वर्षीय मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? तो यह हासिल किया है अर्जेंटीना के लिए। अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो यह बनी कौन? सृष्टि किरण। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह 9 जून 2016 को शुरू किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2026 से लागू नई ग्रामीण विकास व्यवस्था के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी अंतरिम राशि जारी की गई? तो 95,692 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह किस वर्ष मनाया गया था? तो यह पहली बार 2025 में मनाया गया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इथोपिया के आदिस अबाबा में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार स्मृति मंधाना ने जीता। हुआंगयाना आइलैंड विवाद किन किन देशों के बीच में है? तो चाइना, फिलीपींस और ताइवान के मध्य में। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पोंगल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।